कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों पुरुषोत्तम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में सबसे पहले एक विषय लेके आए हैं अपने पशुधन के बारे में, कि जो हमारा पशुधन है, विशेष तौर पे जो भैंसें हैं हमारी, भैंसों में खनिज तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग और उनका बचाव, इसके बारे में हमने जानकारी ली है डॉक्टर राजन चौधरी से। तो सबसे पहले हम यही जो जानकारी है वो किसान भैया तक पहुंचा रहे हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजन चौधरी से, और बातचीत हम करेंगे भैंसों में खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग व उनके बचाव के उपाय। डॉक्टर साहब, सभी पशुपालक भाइयों को मेरी नमस्कार। मैं डॉक्टर राजन चौधरी, पशु चिकित्सक, सुनारिया में कार्यरत हूँ जी। तो ये जो विषय आपने लिया है, भैंसों में जो खनिज तत्व हैं, इनकी कमी से जो जो बीमारियां होती हैं और इनसे हमने बचाव करना है, तो ये बहुत ही मुख्य विषय है जो कि पशुपालक भाइयों के लिए भी बड़ी समस्या का विषय रहता है जब इन खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये बताओ कि खनिज तत्व होते क्या है? देखिए, कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनको पशु को बहुत ही थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है जी। जैसे हम घास, पशु चारा खा रहा है, हम खलिया बिनोले पशुओं को दे रहे हैं, तो इनके अंदर 3-4 मुख्य चीजें होती हैं। एक जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन जी, दूसरे होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को ताकत देते हैं, फिर प्रोटीन्स होते हैं, और इनके सिवाय भी बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर बहुत सारी चीजें पशु को और चाहिए होती है शरीर को। जैसे उनमें मुख्य तौर पे आती है जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस है, लोहा यानी आयरन है, आयोडीन है, तो इस टाइप की जो चीजें हैं, मैग्नीज है, मैग्नीशियम, ये जो चीजें जो पशु के शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए होती हैं, इनको हम खनिज लवण बोलते हैं जी। तो ये जो चीजें हैं ये चाहिए बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इनकी कमी से बहुत गंभीर बीमारियां पशुओं को कई बार हो जाती हैं जी। तो उस विषय में हम आज अपने पशुपालक भाइयों को बताएंगे। उम्मीद करेंगे कि हमारी इस जानकारी से इनको बड़ा फायदा मिलेगा जी। तो सबसे मुख्य जो बीमारी जो खनिज तत्वों की कमी से बनती है, उसके अंदर अगर भैंसों की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं मिल्क फीवर बोलते हैं इस बीमारी को। यानी कि जो दूध देने वाला पशु, अच्छे दूध देने वाले पशु में ये बीमारी होगी। भैंस में जो 8, 10, 15, 20 लीटर दूध के करीब जो पशु देता है, उनमें ये बीमारी होती है। तो यानी अच्छा दूध देने वाले पशु को ही ये बीमारी होगी। इसको हम मिल्क फीवर या दूध का ज्वर जिसको हम बोलते हैं। ज्वर तो नहीं होता इसमें, पशु का शरीर ठंडा हो जाता है और पशु खड़ा भी नहीं रह सकता, नीचे बैठ जाता है और बिल्कुल लेट जाता है। और अगर समय लंबा निकल जाए, इलाज ना अपन कराएं, तो पशु की इसके अंदर
मृत्यु भी हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। विडोल हो जाए पशु। जी बिल्कुल, एक मतलब आप ये देखेंगे पर आपको ये महसूस होगा, आम जो पशुपालक भाई जिसको ज्यादा नहीं पता, वो अगर पशु को देखे उसे लगेगा कि पशु तो मेरा मर गया है। जी जी। और ये जो बीमारी है, ये पशु के ब्याने के लगभग पहले 1 हफ्ते और 10 दिन के अंदर अंदर ही ये बीमारी आ जाती है। जी जी। यानी 90% पशुओं में जब पशु के अंदर ये बीमारी आएगी तो वो शुरू का ही समय होगा कि ब्याने का 1 दिन हुआ, 2 दिन ब्याए, 3 दिन हुआ, 1 हफ्ते और 10 दिन के बीच बीच। जी जी। तो उस वक्त पशुपालक को पूरी उसकी देखभाल रखनी। देखिए सबसे बड़ा जो कारण है इसमें वो होता है कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी कैसे होती है? जी जी। जो अच्छा दूध देने वाला पशु है उसके शरीर से वो अच्छा दूध पैदा करता है, तो उस दूध के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। तो अगर पशु जो कैल्शियम खा रहा है, जो हम पशु को कैल्शियम दे रहे हैं, अगर उसकी मात्रा कम हो गई जो उसके दूध से निकल रहा है उससे, तो फिर पशु के अंदर जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस बढ़ जाता है। यानी पशु कैल्शियम ले कम रहा है, शरीर से ज्यादा निकाल रहा है, तो उससे फिर ये बीमारी बढ़ जाती है। तो इस चीज के लिए पशुपालक भाइयों को चाहिए कि जो ही पशु ब्याह गया, जैसे अब आज के दिन हमारा पशु ब्याह गया और तुरंत प्रभाव से जो है ना, अब कैल्शियम की मुख्य बात यह कि कैल्शियम मिलेगा कहाँ से? बिल्कुल। वैसे तो देखिए लगभग साधारण पशुओं की जो जरूरतें हैं वो उसके जो घास वो खा रहा है, जो हम उसको खल बिनोले दे रहे हैं, मुख्य तौर से उनसे जरूरतें पशु की पूरी हो जाती है। या हरा चारा जो पशु खा रहा है उससे जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन समस्या उन पशुओं के साथ आती है जो ज्यादा दूध देने वाले हैं। तो ज्यादा दूध देने वाले पशुओं की कैल्शियम की जो जरूरत है वो हरे चारे से और जो भी हम पशुओं को खिला रहे हैं उससे पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए ऐसे पशुओं को हमें इस खनिज लवण का जो मिक्सचर होता है, जिसको हम कैल्शियम का पाउडर बोलते हैं, वो दिया जाना है ऐसे पशुओं को बहुत जरूरी है। जो मार्केट के अंदर बड़े कई नाम से मिलता है, जिनको हम जैसे एग्रीमिन फोर्ट है, एक बड़ी अच्छी कंपनी का है, ये है और बहुत से ऐसे खनिज तत्वों का जो मिश्रण है वो मिलता है। तो ऐसा 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम का पशुओं को दिया जाना अत्यंत आवश्यक। तो डॉक्टर साहब, इस मिश्रण को हम ब्याज से या ब्याने से कितने टाइम पहले शुरू कर सका या लगातार दें? देखिए जो मुख्य बात है वो ये है कि थोड़ी मात्रा में तो हम ब्याने से पहले दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा हमने ब्याने से पहले ऐसे पशुओं को नहीं देनी। वो जो मात्रा हमने 50 ग्राम सुबह शाम की शुरू करनी है, वो हमने ब्याने के तुरंत बाद शुरू करनी है। ब्याने के बाद शुरू करनी है। कैल्शियम की खास बात यह है कि अगर हम पशु को ब्याने से पहले कैल्शियम देना शुरू कर देंगे, तो ऐसा पशु जो है, साधारण तौर से पशु अपनी हड्डियों से कैल्शियम निकालता है और उससे बच्चे की जरूरत और दूध की जरूरत पूरी करता है। लेकिन अगर आपने ब्याने से पहले कैल्शियम थोड़ा ज्यादा देना शुरू कर दिया, तो पशु जो है अपनी हड्डियों से निकालना बंद कर देगा और उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि ब्याने के तुरंत बाद पशु एकदम से कैल्शियम की कमी में आ जाएगा। तो यानी पहले पशु को, शरीर को हम तैयार करें कि वो अपनी जरूरत खुद पूरी करे, फिर जो कमी रह जाती है वो हमने कैल्शियम पाउडर से उसकी पूरी करा। तो इसलिए कैल्शियम पाउडर तो हमने ब्याने के बाद ही शुरू करना है अच्छे तरीके से। तो ये बात का ध्यान रखना। कई पशुपालक भाई हमारे क्या करते हैं कि जब पशु ने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद हम कैल्शियम शुरू कर देते हैं। तो ऐसे पशुओं को की जो इस बीमारी में आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिनको हमने कैल्शियम, तो अगर पशुपालक भाई लगातार पशुओं को कैल्शियम दे रहे हैं तो वो आखिर के 15 दिन में, ब्याने के जब 15 दिन बच गए उस टाइम पे उसको बिल्कुल कम कर दें, ताकि उसका पशु शरीर अपने हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करे। और ये जो खान पान का तरीका है डॉक्टर साहब, जैसे भी हरा चारा देना है, दूसरे खनिज लवण देने हैं, उसका किस तरह से बना के रखना है ब्याने से पहले और ब्याने के बाद? देखिए इसके अंदर मुख्य जो बात है, अब समस्या भैंसों के साथ हमारी ये रहती है कि ये जो समय है भैंस के ब्याने का जो मुख्य समय है जिसमें ज्यादातर पशु ब्याते हैं, वो है अपना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का। इस दरमियान पशु हमारी भैंसें ब्याती हैं हमारे सीजन के हिसाब से। तो इस समय में समस्या ये रहती है कि हरे चारे की कमी इस टाइम पे बढ़ जाती है। तो फिर हम पशुपालक भाइयों को चाहिए कि जो भी हरे चारे की कमी के लिए की पूर्ति करने के लिए हमें, जैसे खल है, बिनोला है, गेहूं का दलिया है, चोकर है, और जो कई लोग जो है ना उसकी जो चावल की जो उसको छानस जो होता है वो हम लोग पशुओं को देते हैं ताकि उसके शरीर में कमी ना रहे। तो उसके साथ साथ पशुपालक भाइयों को चाहिए कि जो खनिज लवण जो है जो पाउडर के रूप में मिलते हैं। देखिए मैं एक बात यहाँ पे मुख्य तौर पे कहना चाहूंगा कि पशुपालक भाइयों के बीच में ये रहता है कि हमें पाउडर देना चाहिए या एक सिरप के रूप में आता है जो घोला घुलाया आता है कि इनमें से हम कौन सी चीज है। अक्सर पशुपालक भाई समझते हैं कि जो घोला हुआ है सिरप के रूप में जो है वो ज्यादा बढ़िया है।
लेकिन मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूंगा कि कैल्शियम की मात्रा पाउडर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है, और जो सिरप है उसके अंदर इन्होंने मीठा डाला होता है कंपनियों ने। अच्छा, तो मीठे की वजह से उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है, कैल्शियम कम मिलता है। कैल्शियम तो हमें सिर्फ कैल्शियम चाहिए पशु के लिए, तो वो कैल्शियम पाउडर के रूप में जो हमारे खनिज लवण आते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर ये मिलता है। तो वो सस्ता भी हमें पड़ता है, पशुपालक भाइयों को सस्ता पड़ता है। तो पाउडर फॉर्म वाला जो है ना वो दे। और डॉक्टर साहब जैसे ब्याने के बाद बहुत से किसान भाई पशुपालक भाई हैं जो वो गुड़ खिलाते हैं या तेल वगैरह पिलाते हैं, इससे क्या पशु को कोई लाभ विशेष होता है? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जो मुख्य बात जो पशुपालक भाइयों को समझनी है वो ये है कि ब्याने के तुरंत बाद दुनिया भर का दूध, जैसे जो पशु सपोज 10 किलो दूध पशु पैदा कर रहा है, तो उस 10 किलो दूध को पैदा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए उसको, पशु के शरीर को। कई पशुपालक भाई क्या करते हैं कि 8-10 दिन के बाद जो है ना फिर उसको जो उसका चारा की मात्रा बढ़ाएंगे और उसको खाना और बिनोड़ा उसके बाद शुरू करेंगे, तो ये बड़ा गलत है। देखिए, पशु को पहले दिन से ही ताकत चाहिए। जो है उसने दूध बनाना शुरू कर दिया, उसको ताकत की जरूरत है। तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि ब्याने से पहले ही जो है ना वो ये खनिज लवण के साथ और जो बाकी आप खड़ दे रहे हैं, बिनोड़े दे रहे हैं और जो बाकी चोकर है, ये अपन कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना भर पहले शुरू कर दें और उसको लगातार जारी रखें। ब्याने का दिन थोड़ा सा एक दिन कमी हुई, लेकिन उससे अगले दिन से फिर आप उसको रेगुलर रखें। कई लोग 1-1 हफ्ते तक इंतजार करते हैं, उसका सब कुछ बंद कर देते हैं, सिर्फ सूखे चारे पे रखते हैं, वो बड़ा गलत ट्रेंड है। ये ब्याने के बाद ब्याने के बाद कई पशुपालक भाई हमने देखा है फील्ड में, 1-1 हफ्ते तक जो है ना उनको ना तो खली खिलाते हैं, ना उसको दलिया देते हैं, सब बंद कर देते हैं। कहता है अभी ताजा भैंस पे है, तो ताजा भैंस पे है तो उसको तो ज्यादा ताकत की जरूरत है, क्योंकि उसको अपना शरीर भी ठीक करना है। जो बच्चा जाने का साइज था बहुत बड़ा होता है, धीरे धीरे उसको छोटा होना है, उसको दूध पैदा करना है, जो शरीर के अंदर कमी होगी वो उसको दूर करनी है। तो ये जो समय जो है पहला 1 हफ्ता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहले 1 हफ्ते में चारा कम कर देंगे, खल बिनोले कम कर देंगे, तो पशु को बहुत दिक्कत पड़ेगी, पूरा दूध बनाने में समस्या पैदा हो जाएगी। और एक और डॉक्टर साहब, जैसे कि भैंस दूध दे रही है और अगला ब्यात भी उसका शुरू है, ब्याने वाली है वो, तो कितना टाइम पहले उसको दूध दोना उसका बंद कर देना चाहिए और ऐसे उसमें किस तरह से उसकी देखभाल करनी? बहुत ही अच्छी बात और बहुत समय से आपने बात पूछी है। देखिए, अगर अपन सिर्फ मोटी बात करें तो मोटी बात यह है पशुपालक भाइयों को जो समझनी है वो ये है कि 45 दिन का जो समय है ब्याने से पहले, जब हमें पता है कि हमारे पशु को इस तारीख को ब्याना है, लगभग अंदाजा है, तो कम से कम 45 दिन पहले हमें पशु का दूध निकालना बंद कर देना। ज्यादा समस्या ये आती है जो ज्यादा दूध देने वाले पशु हैं, जो अच्छी क्वालिटी की भैंस होगी वो अक्सर दूध से छोड़ेगी नहीं, वो दूध देती रहेगी ब्याने के नजदीक आके। कई पशुपालक भाई हमारे लालच कर लेते हैं, भाई दूध दे ही रही है तो क्यों ना निकालते रहे, लेकिन उससे इतनी कमजोरी आ जाएगी अगले ब्यात के अंदर पशु का पूरा दूध नहीं लगेगा, और वो जो शरीर के अंदर जो कमजोरी आ गई उसकी हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। 1.5 महीने का समय हमने गांठ बांध लेनी है, हर कीमत पे पशु को देना ही देना है। उस 1.5 महीने के टाइम, जैसे आप ये समझिए कि हमारे सब घर के अंदर, परिवार के अंदर हम दिवाली के टाइम पे 1 हफ्ता 10 दिन सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि व्यवस्था ठीक बने रहे। फैक्ट्रियां भी साल में एक बार बंद करी जाती है, तो इसी तरीके से ये भी दूध पैदा करने की एक फैक्ट्री है। इसको हमें पशु को 45 दिन का समय देना है, ताकि जो टूट फूट हुई है, जो इसके अंदर नुकसान हुआ है, उसको पशु का शरीर ठीक कर ले, ताकि अगले ब्यात के अंदर बढ़िया का बढ़िया दूध लगे। तो 1.5 महीने का भाइयों ने, पशुपालक भाइयों ने हमारे गांठ बांधनी है कि 1.5 महीना तो हमने पशु को दूध से छोड़ना नहीं। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। चलते चलते बताओ कि आप पशुपालक भाइयों को इस विषय में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी, मैं पशुपालक भाइयों को ये निवेदन करूंगा कि देखिए, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने, ये भी पशु भी हमारे परिवार का एक सदस्य है। देखिए, उनके दूध पी के हमारे बच्चे बड़े होते हैं, जवान बनते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने में। तो उतना ही ध्यान अपने पशुओं की तरफ दें, उनके खाने का, उनके पीने का, उनकी हर जरूरत का हमने ध्यान रखना है। उनको किसी भी तरीके से मच्छर ज्यादा ना लगे, उनके ऊपर चीचड़ उनके शरीर पे ना बैठे, वो गंदगी में ना रहे, उनके नीचे सूखा रहे, सर्दियों में हम उनको सर्दियों से बचाएं। तो ये सारी चीजें हमने अपने बच्चों के तरीके से, जैसे हमारा शरीर है ऐसे पशु का शरीर है, हमें इंसान की तरह से ही इनके साथ बर्ताव करना है, जो कि बहुत जरूरी चीज है, और इसी से ही हमारे को बढ़िया दूध मिलेगा। जी, तो डॉक्टर राजन जी, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भैया ने ली ये जानकारी डॉक्टर राजन चौधरी से।
कि जो हमारी भैंसें हैं उनमें कई बार खनिज तत्वों की कमी हो जाए और कमी के कारण बहुत कई रोग हो जाए, जिससे पशु जो है पूरा दूध नहीं दे पाता है, स्वस्थ हो जाए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो है इस जानकारी से जरूर जो है लाभ उठाएंगे। और भाई अगली हम जो चर्चा करेंगे आज किसान वाणी कार्यक्रम में, वो है फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्व। पर जानकारी से पहले हम सुनते हैं भाइयों ये लोकगीत। ये सुनम भैया ने लोकगीत फिल्म थी चल गाभरू। और भैया इब चर्चा करने से पहले लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम में आज जो अधिकतम तापमान रहा वो 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 11 डिग्री सेल्सियस।
और थोड़ा सा धुंध या कोहरा छाए रहने की सवेरे शाम संभावना आगे बनी हुई है। बाकी मौसम आमतौर पे खुश्क रहेगा। और वही साथ में बात कर रहे हैं कल के कार्यक्रम की। कल जो कार्यक्रम रहा है हमारा, कल इतवार है और इतवार ने जो हम कार्यक्रम लेके आए हैं वो है थारी चिट्ठी मारे गीत, सब भाई जाना है। तो कल की कार्यक्रम की बात यह रही। और इसके साथ भाइयों जो हम आपसे बात कर रहे थे कि हमने जो फसलें हैं उनके समर्थन मूल्य क्या होता है, उसका क्या महत्व है। तो इसमें महत्व की बात क्या है कि पहले तो सबसे पहले ये पूछा हम जाना कि समर्थन मूल्य क्या है। भाइयों हम जाना है कि कई बातें सरकार जो है किसानों के लिए कर रही है। उसमें एक तो है कि किसानों की आय जो है दुगनी हो जाए, बढ़ जाए और उनकी जो जमीन है उसकी उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे और जो वो फसल उगावें वो भी गुणवत्ता वाली हो। उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत से काम भी करे हैं, उस पे स्तर पे बहुत सी योजनाएं भी भाई चलाई हैं। और अभी 3 जो बिल भी सरकार लेके आई थी वो सारे के सारे खुले बाजार के तौर पे हैं, ताकि किसानों को 4 की बजाय 10 जो है खरीदार मिले और उनको जहां से भी हो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ मिले। पर इसमें भैया एक बात हम जरूर करेंगे कि जिस तरह से आजकल त्योहारों का सीजन चल रहा है, हमने अपनी फसल तो बेचनी है, सब्जी बेचनी है, सभी चीज़ें बेचनी है जो भी हम उगावा है या पशु पालना है। पर उसमें ये बात का ध्यान जरूर रखना है। एक तो कोरोना की बात हम जरूर कर रहे हैं। कोरोना में तीनों बातों का विशेष ध्यान रखना है कि एक तो मास्क पहनना है, एक दूरी बना के रखनी है, विशेष तौर पे आजकल भीड़ भाड़ की बात कर रहे हैं, और साथ में जो है हाथ बार बार धोने हैं। तो इसके साथ साथ ही हमने सारे काम करने हैं, परंतु कोरोना को नज़रअंदाज नहीं करना है। यानी कि ये जो बीमारी अभी गई नहीं है, हमने इसके प्रति सचेत रहना है और फिर अपनी फसल बेचने जाना है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम जाना है कि मास्क वगैरह किसान भाई कम लावा है तो उनके पास परना हुआ है तो उसे परने ना बांध ले, परना बांध के अपना काम जो है शुरू कर दे। तो इस करके जो भी सरकार कर रही है, चाहे वो भारत सरकार है या अपनी राज्य सरकार है हरियाणा सरकार, तो वो किसानों के लिए विशेष तौर पे बहुत सी योजनाएं चला रखी उन्होंने। और उन योजनाओं का एक ही उद्देश्य है कि हमारे किसानों की आमदन दुगनी हो जाए, बढ़ जाए। और आत्मनिर्भर भारत की बात हम हर पहलू पर कर रहे हैं। उसमें आत्मनिर्भर भारत में ये भी है कि हमारा जो किसान भाई है वो भी आत्मनिर्भर बने, खूब उसके पास अन्न हो। और अन्नदाता कहा जाएगा किसान। तो जब उसके पास खूब अन्न होगा तो देश भी समृद्ध होगा, और देश समृद्ध होगा तो सारी खुशहाली रहेगी, राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा। तो जो हमारी वास्तविकता है वो किसान से जुड़ी हुई है, और किसानों के वास्ते ही हम विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम किसानवाणी में रोज लेके आए हैं। तो उसमें आत्मनिर्भर भारत की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, इसमें या फिर समर्थन मूल्य की बात हो। समर्थन मूल्य में भाई क्या बात है कि जो फसलें हैं, बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनका मूल्य जो है, कीमत जो है सरकार के द्वारा निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है। उसमें लगभग 150 के करीब जो है फसलें हैं, अपने प्रोडक्ट हैं। उन समर्थन मूल्य का ये अर्थ है भाइयों कि वैसे तो हम क्या समझा है कि किसान के खेत से चल के और जहाँ पर भी हमारा कस्टमर है, जहाँ पर भी हमने वो चीज़ बेचनी है या खरीदनी है, ये कि सारा का सारा एक कार्यक्रम है, प्रोसेस है ये।
उस प्रोसेस में, क्योंकि यदि कोई समर्थन मूल्य नहीं होगा, किसी चीज का मूल्य निर्धारित नहीं होगा सरकार की ओर से, तो फिर तो हम किसी भी मूल्य में खरीद सका, किसी भी मूल्य में बेच सका, फिर तो वो सिस्टम बन नहीं सकता, जो परंपरा है वो टिक नहीं सकती। इसलिए हमारी सरकार ने बहुत सी फसलों के समर्थन मूल्य निश्चित किए हुए हैं। समर्थन मूल्य का अर्थ है कि उस मूल्य से कम कोई भी सरकारी एजेंसी जो है हमारी जिन्स को खरीद नहीं सकती, यानी कि उतना उसको मूल्य तो देना पड़ेगा। और जो 3 बिलों की बात करी उसमें खुले बाजार की बात करी है। खुले बाजार का अर्थ क्या है कि हम उस समर्थन मूल्य से भी ज्यादा यदि मानना कोई मिला है खरीदार, तो हम उसको वस्तु को, अपनी फसल को उसमें बेच सका है। तो और उस समर्थन मूल्य में जो सरकार है वो हमारे बाजार का भाव, अपनी फसलों का जो भाव है वो हर साल बढ़ा हुआ है। किस तरह से बढ़ा हुआ है कि जिस तरह से पिछले साल किस चीज का कौन सा मूल्य था और अब की बार कौन सा मूल्य है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पिछली उनकी फसलों की, जैसे 19-20 में खरीफ के फसलों की बात करें हम, तो 19-20 में सामान्य जो धान है उसका मूल्य था 1815 रुपए प्रति क्विंटल, और इस वक्त क्या हो गया 1868 रुपए प्रति क्विंटल। और धान ग्रेड ए इसका समर्थन मूल्य था 1835 रुपए और अब हो गया है 1888 रुपए, यानी कि 1888 रुपए। तो कितने रुपए बढ़ गया? 53 रुपए बढ़ गया। इसी तरह ज्वार हाइब्रिड है, उसका पहले मूल्य था भाइयों 2550 रुपए और इस वक्त हो गया 2620 रुपए 2021 में। तो कितने रुपए बढ़ गया? 70 रुपए। तो इसमें हम समर्थन मूल्य बोल रहे हैं। तो इसी तरह से बाजरा है, बाजरे का मूल्य पहले था 2000 रुपए और अब हो गया भाइयों 2150 रुपए, यानी कि 150 रुपए बढ़ गया। इसी तरह रागी है, उसका मूल्य था 3150 रुपए और इस वक्त हो गया भाइयों 3295 रुपए, यानी कि 145 रुपए बढ़ गया। मक्के की बात कर रहे हैं तो मक्के का पहले कीमत थी 2019-20 में 1760 रुपए और इस वक्त होगी भाइयों 1850 रुपए, 90 रुपए बढ़ गई। तो इसी तरह से अरहर पहले थी 5800 रुपए प्रति क्विंटल और अब होगी 60 यानी कि 6000 रुपए प्रति क्विंटल, 200 रुपए बढ़ा दी। इसी तरह से मूंग 7050 रुपए प्रति क्विंटल था, इस वक्त बिक रहा है मूंग 7196 रुपए, 140 रुपए बढ़ गया। उड़द की बात करें तो पहले भाई उड़द का पिछले साल जो समर्थन मूल्य था वो था 5700 रुपए और ईब हो गया बढ़कर 6000 रुपए, यानी कि 300 रुपए की बढ़ोतरी उसमें होगी। इसी तरह से मूंगफली बिक रही थी पिछले साल 5090 रुपए और इस वक्त बिक रही है 5275 रुपए, यानी कि 185 रुपए की उसमें बढ़ोतरी होगी। सूरजमुखी की बात करें हमने 5650 रुपए पिछले साल बिकी थी और इस वक्त बिक रही है 5885 रुपए, 235 रुपए बढ़ गई। इसी तरह से तिल की बात करें तो तिल जो है हमारा 6485 रुपए और ये हो गया 6855 रुपए। कपास की बात करें तो कपास पहले बिक रही थी 5225 रुपए और ये बिक रही है 5115 रुपए। तो इस तरह से जो हमारे जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ जाए। तो जैसे कपास का 260 रुपए बढ़ गया भाइयों और इसी तरह से तिल का 370 रुपए बढ़ गया। ये थे हमारे खरीफ की फसल की बात है। रबी की फसल की बात करें हम भाइयों तो उसमें भी हमने जैसे गेहूं का 50 रुपए बढ़ गया, 1975 रुपए बढ़ गया। गेहूं का 1525 रुपए बढ़ के 1600 रुपए हो गया और दलहन चने का जो मूल्य है 225 रुपए बढ़ के 5100 रुपए हो गया और मसूर का 300 रुपए बढ़ के 48 रुपए हो गया। इसी तरह से सरसों का 4425 रुपए बन गया और तो उससे बढ़ के 4650 रुपए। कुसुम का बढ़ के मूल्य बन गया 5327 रुपए। तो इस तरह से जो हमारा समर्थन मूल्य है उसका अर्थ है कि इससे कम हमारी फसल जो है कोई भी सरकारी एजेंसी
ये नहीं खरीद सकती है। एक निश्चित मूल्य जो सरकार द्वारा निर्धारित है उसको हम समर्थन मूल्य कमाएं। और भाइयों ईब लेवा भाइयों से इजाजत। कार्यक्रम का समय जो है यही समाप्त हुआ है। अच्छा भाइयों राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहा है तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत